तो आज तारीख है 18 अक्टूबर और कल संडे था, तो आज अपन लोग 17 और 18 अक्टूबर दोनों की न्यूज़ कवर करेंगे। तो जो पहली न्यूज़ है वो तो आई है कांग्रेस के अध्यक्ष को लेके कि कांग्रेस की अभी तक हम देखते हैं सोनिया गांधी हैं जो इंटरिम अध्यक्ष बनी हुई थी, और अंतरिम अध्यक्ष से अब उनको पूर्ण अध्यक्ष बना दिया गया है। अब और ये अभी देखते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया है ये चीज का। अब हम लोग बात करके कांग्रेस की बैठकें, तो हिस्ट्री में जो कांग्रेस की बैठकें हुई हैं वो बहुत जरूरी हैं हमारे किसी भी एग्जाम के लिए, तो उन सभी को डिस्कस कर ले रहे हैं। देखो, पहली जो बैठक हुई थी वो तो हुई थी 1885 में, जो बॉम्बे में हुई थी बनर्जी के टाइम पे, हम लोग जानते हैं। दूसरी बैठक दादा भाई नौरोजी के टाइम पे हुई थी जो कोलकाता में हुई थी। तीसरी बैठक तैयब जी के टाइम पे हुई थी जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, जो कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे थी मेरठ में। उसके बाद में चौथी हम लोग देखते हैं मिस्टर यूले के टाइम पे हुई थी जो कि इलाहाबाद में हुई थी, वो पहले विदेशी अध्यक्ष थे अगर कांग्रेस की बात की जाए। अब देखो, ये तो स्टार्टिंग की चार है, ये चारों हमें विथ डेट और विथ ईयर और विथ मतलब जो सीक्वेंस है वो याद रखनी है। अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट उनकी बात करें तो 1896 में जो बैठक हुई थी सयानी के टाइम पे कलकत्ता में, उस टाइम पे हम देखते हैं वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। 1905 में हम लोग देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के टाइम पे हुई थी बनारस में, जिसमें वंग भंग हो गया था, बंगाल विभाजन, बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था। फिर हम देखते हैं 1906 के टाइम पे हुई थी नौरोजी के टाइम पे कलकत्ता में, तब स्वराज की बात उठाई गई थी 1905 में। फिर 1907 की एक बैठक है जो हम देखते हैं रास बिहारी बोस के टाइम पे हुई थी, सूरत में अधिवेशन हुआ था, और जब नरम दल और गरम दल में दो में कांग्रेस ही आपस में बट गई थी 1907 में। 1909 में मदन मोहन मालवीय के टाइम पे लाहौर में बैठक हुई थी, जिसमें हम देखते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 आया था और उसका विरोध भी हुआ था बाय द वे। और 1911 में हम लोग देखते हैं कि बिशन नारायण धर के टाइम पे हुई थी जो बैठक कलकत्ता में, उसमें जनगण मन पहले गाया गया था। और अब इससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि 1896 में पहले वंदे मातरम गाया गया था, और जनगण मन की बात करें तो 1911 में गाया गया था। एक अगली की बात करें तो 1916 में जो बैठक हुई थी अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, वो लखनऊ में हुई थी, और उसमें हम देखते हैं लखनऊ पैक्ट हुआ था। फिर 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी जो कलकत्ता में हुई थी बैठक, और ये पहली विदेशी महिला थी, मतलब या कोई भी अगर महिला की बात करें किसी भी प्रकार की कोई महिला, तो पहली महिला अध्यक्ष थी ये कांग्रेस की। फिर 1919 में हम लोग देखते हैं कि मोतीलाल नेहरू ने की थी, जब अमृतसर में हुआ था तब जलियांवाला बाग कांड हो गया था। फिर 1924 में जरूरी है जो कि हमारे गांधी जी के टाइम पे हुई थी बेलगांव अधिवेशन, वो तो बहुत फेमस है क्योंकि गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता एक ही बार की है 1924 में। फिर 1925 में हम लोग देखते हैं कि सरोजनी नायडू बनी थी अध्यक्ष, जो कि कानपुर में हुआ था अधिवेशन। बट याद रखना, ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद में 1928 में मोतीलाल नेहरू के टाइम पे होती है जब ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बनती है, ये बैठक कलकत्ता में हुई थी। फिर 1929 में 1929 में हुई थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, और लखनऊ में हुई थी, इन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। फिर हम जाते हैं कि पूर्ण स्वराज इन्होंने 1931 की बात की थी, फिर वो तय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को लेना है, फिर उसको नहीं दिया गया था, तो इनने वहां पे जाके कराची में और क्या कहते हैं लाहौर के पास में रावी नदी के पास में इन लोगों ने झंडा फहरा दिया था, स्वराज दिवस मनाया था। फिर 1931 में हम लोग देखते हैं वल्लभ भाई जो पटेल थे उनकी अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, कराची अधिवेशन। फिर 1936 में हम देखते हैं फैजपुर में होती है जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं, और ये पहला सेशन ऐसा था जो किसी गांव में किया गया था। फिर 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार अध्यक्षता की थी, हरिपुर में हुआ था जो। और बाय द वे याद रखना, सुभाष चंद्र की फेमस इसलिए है क्योंकि 1938 और 39 दोनों में सुभाष चंद्र को चुना गया था, बट 39 में गांधी जी की नाराजगी के चलते सुभाष चंद्र बोस ने रेजिग्नेशन दे दिया था, और फिर 39 में पट्टाभी सीतारमैया ने उसकी अध्यक्षता की थी। और 1946 की बात करें तो जेबी कृपलानी ने की थी, जो कि मेरठ में हुआ था, और ये आजादी से पहले अगर बात की जाए तो आजादी से पहले कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन था। और आजादी के बाद पहला अधिवेशन की बात करें तो वो पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में हुआ था, जो कि जयपुर में हुआ था 1948 को। बस दैट्स ऑल। ये कुछ अधिवेशन है जो हमें कांग्रेस के किसी भी एग्जाम, तुम चाहे यूपीएससी देने जाओ चाहे तुम कोई स्टेट का एग्जाम देने जाओ, ये पूछे ही लिए जाते हैं। तो ये सब याद, जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सब बता दिए। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वो आई है बेस्ट फिल्म अवार्ड को लेके, जो कि केरल के लोकल अवार्ड से उनको मिला है।
अब देखो, यहाँ पे ये भी है कि केरल के लोकल अवार्ड्स अपन को क्यों पढ़ना जरूरी है। पढ़ना जरूरी है क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं, चाहे एसएससी की बात कर लें, एक बार स्टेट पीएससी के एग्जाम में भी यूपी में पूछ दिया गया था केरल के बेस्ट फिल्म अवार्ड का क्वेश्चन। तो पीएससी और दूसरे एग्जाम्स में आ जाते हैं ये क्वेश्चन, मैंने देखे हैं। तो इसलिए अगर केरल की बात की जाए तो बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला है, द ग्रेट किचन नाम से एक मूवी है जिसको बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है। अब ये फिल्म कैसे पे है कि नई चीजों की शुरुआत कैसे करें, नई चीजों की शुरुआत हमें पहले घर से करनी चाहिए अगर हमें समाज में बदलाव चाहिए। तो जनरल अवेयरनेस को लेकर ये फिल्म है जिसको बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है। दूसरा हम बात करें कि यसुदास हैं जिनको अगर बात करें इस फिल्म अवार्ड में सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं आज तक। 1969 से केरल के बेस्ट फिल्म अवार्ड शुरू हुए थे। और जेसी डैनियल करके एक अवार्ड है इन लोगों का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जेसी डैनियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस की बात कर ले तो इस साल बेस्ट एक्टर तो जयसूर्या रहे हैं और बेस्ट एक्ट्रेस रही है अनु बेन। बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है एनएसए को लेके कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हम लोग जानते हैं बेसिकली, उसके रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग्स होने वाले हैं अफगानिस्तान को लेके। तो अलग अलग देश के एनएसएस को बुलाया जाएगा और वो सब लोग लेके रीजनल सिक्योरिटी जो भारत और भारत के आस पड़ोस के देश है वो सब लोग फैसला लेंगे अफगानिस्तान को लेके, जो अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है उसको कैसे टैकल करना है, क्या करना है। और बाय द वे इसमें पाकिस्तान के भी जो एनएसए हैं वो भी आएंगे हमारे यहाँ, और ये दिल्ली में होने वाली है बैठक जल्दी ही। अब हम लोग एनएसए की बात करें तो इंडिया में एनएसए डिफेंस प्लानिंग जो कमेटी है उसकी बात कर लें, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप की बात कर लें, या हम लोग बात कर लें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तीनों के हेड एनएसए ही होते हैं इंडिया में। और 1998 में एनएसए पहली बार पद बना था और ब्रिजेश मिश्रा थे जो पहले एनएसए थे भारत के, और इस समय तो हम जानते ही हैं अजीत डोभाल। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है शेफ चैंपियनशिप को लेके। शेफ एक फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसको इंडिया ने 8वीं बार जीत लिया है। और शेफ चैंपियनशिप में अगर सबसे सफल टीम कही जाए तो इंडिया ही है, 8वीं बार इंडिया जीता है। और नेपाल को हरा के हम लोगों ने जीती है ये चैंपियनशिप। 1993 से शुरू की गई थी और 7 कंट्रीज हैं जो इसमें भाग लेती हैं। और ज्यादातर ये मान लो इंडिया और जो साउथ एशियन कंट्रीज है वही भाग लेती है, 7 कंट्रीज बेसिकली। तो एक नेक्स्ट न्यूज आई है इंडियन क्रिकेट टीम के नए हेड कोच को लेके। तो अभी हम देखते हैं रवि शास्त्री थे जिन्होंने कह दिया कि ये T20 के बाद वो इंडियन कोच नहीं रहेंगे, सीरीज बाद उनका टेन्योर भी खत्म हो रहा है। तो राहुल द्रविड़ जो अभी तक ए टीम को संभालते थे उन्हीं ही इंडिया की जो टीम है, मेन टीम है, उसका हेड कोच बनाया जाएगा। तो बस दैट्स ऑल। अब ये तो हो गई कल तक की न्यूज है। अब आज की न्यूज की बात करें आज के द हिंदू में, तो आज के द हिंदू में पहले तो यही आया है अनआर्म्ड जो एरियल व्हीकल्स है उनको लेके। ये देखो, जैसे अनआर्म्ड एरियल व्हीकल हम लोग देखते हैं चाइना अपने बॉर्डर वगैरह पे यूज करता है, इंडिया अभी तक यूज नहीं करता है बाय द वे। तो ऐसे ही इंडिया भी इनको यूज करना शुरू करेगा। और हम लोगों ने एक आर्मी एविएशन यूनिट बनाने का फैसला लिया है जो कि क्या करेगी, जितना भी हमारा ईस्टर्न सेक्टर है, ईस्टर्न सेक्टर मतलब जितना भी चाइना से बॉर्डर लगता है हमारा वो वाला एरिया, उसमें हम लोग अनआर्म्ड एरियल व्हीकल से भी सर्विलेंस का काम करेंगे, जिससे हमेशा केवल हमारे जवानों पर ही ये ना बना रहा है खतरा। अब एक नेक्स्ट न्यूज आई है, तो हम जानते हैं युद्धाभ्यास आजकल चल रहा था, बायलैटरल एक्सरसाइज है हम लोगों की आर्मी एक्सरसाइज जो इंडिया और यूएसए के बीच में होती है, जो हाल ही में अलास्का में हो रही थी। ये 17वां एडिशन था युद्धाभ्यास का जिसको पूर्ण हो गया है, खत्म हो गया मतलब। एक नेक्स्ट न्यूज है न्यूक्लियर कैपेबल हाइड्रोसोनिक मिसाइल को लेके कि चाइना ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबल हाइड्रोसोनिक मिसाइल बना ली है, उसका टेस्ट सफल कर लिया है। और यूएसए और रशिया के बाद थर्ड ऐसा देश बन गया है चाइना जिसके पास में हाइड्रोसोनिक मिसाइल है अभी तक। अब और बाय द वे चाइना की जो मिसाइल है वो यूएस और रशिया की भी मिसाइल से ज्यादा तेज है। अब देखो हम सिंपल सी अंतर बताएं, जैसे हम देखते हैं सबसोनिक होती है जो 1 मैक तक की स्पीड से थोड़ी कम चलती है। फिर आती है ट्रांससोनिक मिसाइल जो कि तकरीबन 1 मैक की स्पीड पे चलती है। और हम जानते हैं 1 मैक की स्पीड ऑलमोस्ट होती है जो साउंड के बैरियर को पार कर जाती है। फिर आती है सबसोनिक मिसाइल है जो 1 मैक से ज्यादा स्पीड पे चलती है, 1 से 1.5 के बीच में। फिर आती है हाइड्रोसोनिक मिसाइल जो होती हैं वो 5 मैक की स्पीड पे चलती है। मतलब ये मान लो बेसिकली साउंड की स्पीड से 5 से 6 गुना ज्यादा तेज। तो ये जो मिसाइल है ये चाइना ने बना ली है। और बाय द वे इंडिया की बात करें तो इंडिया भी अपनी हाइड्रोसोनिक मिसाइल बना रहा है। इंडिया ने भी परीक्षण कर लिए, लेकिन इंडिया ने अभी ऐसे 10-10 20-20 सेकंड के परीक्षण किए हैं। तो अभी इसको बढ़ाना है और हमें इसको ये मान लो आने वाले 4-5 साल में बनके तैयार हो जाएगी, डीआरडीओ ने कहा है।
अब एक नेक्स्ट न्यूज आई है जो ऊबर कप को लेके आई है और थॉमस कप को। देखो बेसिकली बैडमिंटन में अगर बात की जाए ना, ऊबर कप महिलाओं के लिए वर्ल्ड कप जैसा माना जाता है और थॉमस कप मेंस के लिए। तो थॉमस कप जो है वो इंडोनेशियन जीत लिया है, और ऊबर कप की बात करें तो वो चाइना ने जीत लिया है। ऊबर कप 1957 से शुरू हुआ था और थॉमस कप 1949 से शुरू हुआ था। That's all. एक नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड साइट डे को लेके, कि आंखों में जो प्रॉब्लम होती है, हम लोग देखते हैं लोगों को अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हम जानते हैं कि जो ब्लाइंडनेस, जितने भी लोग अंधे होते हैं, उनमें से अगर 75% लोगों को सही समय पे इलाज मिल जाए तो देश में 75% लोगों को अंधा होने से बचाया जा सकता है। तो इसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड साइट डे मनाया जाता है सेकेंड थर्सडे को। मतलब जो हम देखते हैं ना, अक्टूबर का सेकेंड थर्सडे होता है, उसको मनाया जाता है। अब ये अभी कब हुआ था? तो अभी 14 अक्टूबर को हुआ था बाय द वे। और जो लायंस क्लब इंटरनेशनल है उसके द्वारा इसको बनाना शुरू किया गया था। अब थोड़ा हम बात करें कि ब्लाइंडनेस की, तो हम जानते हैं कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार भी होते हैं। इवन तो ब्लाइंडनेस ही नहीं, ये डे जो हाइपरमेट्रोपिया के शिकार है, जिनको पास का नहीं दिखता, मायोपिया के शिकार है, जिनको दूर का कम दिखता है, ऐसे लोगों के लिए भी अवेयरनेस लाना कि तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है, आंखों का ध्यान कैसे रखना है, इन सब के लिए ये डे मनाया जाता है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है मैंने। ये देखो, हम लोग टोटल एग्रीकल्चर फोर्स की बात करें दुनिया में, तो 40% जो एग्रीकल्चर फोर्स में है वो महिलाएं ही हैं। तो हमारे पास में एक बहुत बड़ा चंक है जो कि हो सकता है स्किल्ड लेबर बन सकते, पर वो अनस्किल्ड रहेगा और एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। तो इनको ही, रूरल वुमेन्स को स्किल्ड बनाने के लिए और उनको अवेयरनेस, उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यूएन के द्वारा इस डे को मनाना शुरू किया गया था। तो ये हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब एक नेक्स्ट न्यूज है ग्रीन क्रैकर्स को लेके। देखो, हम लोग देख रहे हैं आजकल हर रोज न्यूज में आ रहा है, इस राज्य में ग्रीन क्रैकर बंद कर दिए, उस राज्य में ग्रीन क्रैकर बंद कर दिए, इस राज्य ने कह दिया कि 2 ही 3 घंटे पटाखे चलेंगे दीपावली पे। तो ये सब चल ही रहा है। अब बात ये ना कि इनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है डुप्लीकेसी की। लोग क्या कर रहे हैं ना, नॉर्मल क्रैकर्स पे ग्रीन क्रैकर का जो स्टैंप है वो लगा दे रहे हैं और बेच दे रहे हैं मार्केट। तो इनको लेके सीएसआईआर का कहना यह है कि वो लोग 3D स्टैम्प टाइप का कुछ बनाएंगे, जिससे अगले साल से, इस साल तो जो होना था हो चुका, अगले साल से वो कुछ इस प्रकार के स्टैम्प बनाएंगे जिससे इनकी डुप्लीकेसी ना की जा सके। अब हम लोग बात करें कि ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं, तो हम जानते हैं कि क्रैनिक की बात कर ले, लिथियम की बात कर ले, लेड की बात कर ले, इनको कम यूज किया जाता है ऐसे क्रैकर्स में, इनके धमाके में आवाज कम होती है। ऐसे क्रैकर्स बनाए जाते हैं। NO2 SO2 का कम उत्सर्जन करते हैं, ये तकरीबन 70% कम करते हैं, वातावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। और इंडिया में 2012 से CSIR के द्वारा ग्रीन क्रैकर्स बनाए जा रहे हैं। दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज है जो IMF की एनुअल फोरकास्टिंग को लेके आई है, कि IMF की एनुअल फोरकास्टिंग ये है कि वर्ल्ड की टोटल ओवरऑल की बात करें तो 2021 और 22 में जो आने वाला वित्तीय वर्ष है जो चल रहा है बाय द वे, और उसमें जो ओवरऑल एनुअल ग्रोथ रेट रहेगी वर्ल्ड की वो रहेगी 4.2% और इंडिया की रहेगी 5.6%। अब IMF की हम लोग जानते हैं कि वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, क्रिस्टियानो जॉर्जिया है जो हेड है, 1945 में बनाया गया था वो। 190 है जो मेंबर्स है IMF के, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो करेंसी चलती है वो HDR चलती है, और HDR के द्वारा ही हम लोग देखते हैं IMF जब भी लोन देता है तो HDR से देता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में बाय द वे बहुत बार। अब एक नेक्स्ट न्यूज है चाइना की, कि चाइना ने अभी क्या किया ना, 3 लोगों का एक क्रू है, तो शेंजुआ 13 करके एक रॉकेट है जिससे 3 लोगों के क्रू को 6 महीने के लिए स्पेस में भेजने वाला है चाइना। और बाय द वे चाइना खुद का स्पेस सेंटर भी इसी साल या अगले साल तक भेज देगा जहां तक प्रोबेबली है। और देखो अभी जो स्पेस सेंटर है ना, वो स्पेस सेंटर 1 से 2 साल में 2-3 साल में खत्म हो जाएगा ये। तो फ्यूचर में अभी अगर बात की जाए तो 2025 तक जैसे हाल अभी चल रहे हैं तो किसी और का स्पेस सेंटर है नहीं, तो चाइना अकेला होगा जिसका स्पेस सेंटर होगा ऊपर। एक नेक्स्ट न्यूज है ग्लोबल हैंड वॉश डे को लेके, कि 15 अक्टूबर को ये डे मनाया जाता है, ये भी बाय द वे। और ग्लोबल हैंड वॉश डे की बात करें तो हाँ, किसी भी इंसान को होने वाली बीमारियां, अगर वो किसी भी चीज को खाता है उससे पहले अगर वो हाथ धो लेता है, शाम को जैसे खाना खा रहे हो, सुबह खाना खा रहे हो, उससे पहले तुम हाथ धो रहे हो, तुम्हें हर प्रकार की होने वाली बीमारियों में
तकरीबन तकरीबन 60% की कमी आ जाती है। ये सच में प्रूव किया गया है WHO के द्वारा। तो इसी के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए कि लोग हाथ धोएं, हाथ धो के ही खाना खाएं, कुछ गंदे हाथों से कुछ ना करें, तो गंदे हाथों से कोई भी चीज अंदर ना ले सही, किसी सी बात ही है। तो उसके प्रति अवेयरनेस सुनाने के लिए 15 अक्टूबर को ये डे मनाया जाता है। एक नेक्स्ट न्यूज है जो प्रेरणा स्थल को लेके है। हम लोग जानते हैं अभी APJ अब्दुल कलाम का जो बर्थडे था, और उसी पर प्रेरणा स्थल नाम की एक जगह को इनॉग्रेट किया गया है जो APJ अब्दुल कलाम की याद में बनाई गई है विशाखापट्टनम में। दैट्स ऑल, बस इससे याद जानने को इसमें कुछ नहीं। अब यहाँ से आज की न्यूज खत्म होती है, यहाँ से हमारे शुरू होते हैं एडिटोरियल। तो पहला एडिटोरियल है जो आया है टर्की के ऊपर। अब ये काफी अच्छा एडिटोरियल लगा मुझे। देखो हुआ क्या है ना, हम देखते हैं टर्की की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा बदल रही है, क्योंकि टर्की चाहता है हम अपने ऑटोमन एम्पायर वाले जो स्टेट में थे वहीं पे वापस पहुंच जाए। जब से पिछले 2 साल से हम लोग देखते हैं अर्दोगन आए हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, तब से टर्की ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल बदल दिया है। लेकिन एक चीज याद रखना, हम देखते हैं कि तानाशाही से तुम फॉरेन पॉलिसी बदलवा सकते हो, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे जर्मनी में हिटलर कहता था यहाँ एक्सपेंड कर देंगे, वहां एक्सपेंड कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एंड में क्या हुआ? एंड में जर्मनी का ही डिक्लाइन हो गया। तो कई बार जो तानाशाही होती है वो एट द एंड खुद के लिए ही नुकसानदायी ज्यादा हो जाती है। बट ठीक है, अभी तो ये मान लो जब से अर्दोगन आए हैं पिछले 2 साल से, तो हम देखते हैं फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा चेंजेस लाए जा रहे हैं। देखो 13वीं सदी में हम लोग देखते हैं ऑटोमन एम्पायर होता था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में खलीफा आ गए थे, और देखते हैं कि 13वीं सेंचुरी के बाद में जो वर्ल्ड वॉर से जो खलीफा आए, फिर खलीफा आ गए, खलीफाओं ने आगे तक किया, और फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद मुस्तफा भी आ गए थे, तो इन लोगों ने राज करने लगे थे। तो पहले बेसिकली ऑटोमन एम्पायर में खलीफा होते थे, फिर मुस्तफा आए जिनका आजकल राज चल रहा है। आज वही ऑटोमन एम्पायर की लेगेसी को स्थापित करने की चाह रख रहे हैं कौन? हमारे अर्दोगन जी। उनका क्या कहना है? वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने आसपास के जितने भी देश है सारे, सबकी फॉरेन पॉलिसी में इंटरफेयर कर रहे हैं, और सबको किसी न किसी प्रकार से अपना एलाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कैसे कर रहे हैं? देखो इसके स्टेंसेस देते हैं अलग अलग। देखो हाल ही में हम जानते हैं कि जो इदलिब का एरिया है, जो हम देखते हैं बगल में सीरिया का एरिया है, उसको इन्फ्लुएंस करने की इन्होंने कोशिश की है। इन्होंने क्या किया ना कि इदलिब में जो सीरिया का एरिया है, तो वहां पे बहुत से लोग हैं जो मांग करते रहते हैं अलग से कुर्दिस्तान की। अगर मान लो वो कुर्दिस्तान हो या कुर्द जो बन गया, तो क्या होगा? टर्की का भी कुछ भाग है उसमें, तो उसमें भी अनसर्टेनिटी पैदा होगी। इस वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, सीरियन जो नेशनल आर्मी है उसको रुपए दे रहे हैं, उसको हथियार दे रहे हैं टर्की वाले, और उन लोगों को दबा रहे हैं, जिससे हमारे जो कुर्दिस्तान की जो लोग मांग कर रहे हैं इदलिब के एरिया में, वो लोग भी दब जाएंगे, सीरिया के साथ में अच्छे संबंध बन जाएंगे। तो दोनों चीजें, पहली बात तो ये। दूसरा, हम देखते हैं अभी अर्मेनिया और अजरबैजान की वॉर हुई थी, उसमें क्या किया था? अजरबैजान को सपोर्ट किया इन्होंने, अजरबैजान को हथियार दिए, अजरबैजान को और मिलिट्री सपोर्ट दिया अर्मेनिया को हराने के लिए। और हाँ, जो हम देखते हैं जांगियोर कॉरिडोर है, नीचे क्या है ना, देखो अगर तुम मैप देखोगे तो अर्मेनिया, अजरबैजान, नीचे ईरान है। तो ईरान, अगर अर्मेनिया से बात की जाए, ईरान है अर्मेनिया का सपोर्टर, और अजरबैजान है किसका सपोर्टर? वो तो टर्की है किसका सपोर्टर? अजरबैजान का। तो ईरान और अर्मेनिया, इन दोनों को काटने के लिए एक बीच में कॉरिडोर है जिसका नाम है जांगियोर कॉरिडोर। अब अजरबैजान क्या कहता है? ये जांगियोर कॉरिडोर हमारा है, लेकिन इस समय बात की जाए तो वो अर्मेनिया के हाथ में है। तो टर्की ये भी कोशिश कर रहा है, टर्की भी सपोर्ट करता है इसी चीज को कि, और पिछले 2 साल से ये तो खुल के सपोर्ट में आ गए हैं, अगर अर्दोगन की बात करें, कि नहीं ये कॉरिडोर मिलना चाहिए अजरबैजान को, और जैसे ही ये खत्म होगा तो क्या होगा? ईरान की एंट्री हो जाएगी इस एरिया में बंद, तो ऑटोमेटिकली ईरान भी एक तरफ हो जाएगा, और यहाँ पे अजरबैजान और आर्मेनिया को अपने इन्फ्लुएंस में लेना और आसान हो जाएगा इन लोगों के लिए। दूसरा हम बात करें तो ब्लैक सी में, जैसे हम देखते हैं रसिया, ब्लैक सी में तो रसिया ही बैठा हुआ है, तो वहां पे जो बॉस्पोरस जल संधि हम लोग देखते हैं ना, कैनाल, वहां पे कैनाल बनाने की कोशिश कर रहा है कौन? टर्की। अब ये टर्की क्या कर रहा है? बॉस्पोरस हम लोग जानते हैं ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है, तो इसमें क्या होगा ना, मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के बीच में जितने भी लोग निकलते हैं उन सब से लीबिया के साथ मिलके, क्योंकि बॉस्पोरस संधि पे 2 देश लगते हैं, एक तो लीबिया, दूसरा टर्की, तो बॉस्पोरस संधि पे एक कैनाल बनाएंगे, लीबिया के साथ में अच्छे संबंध करेंगे, फिर यहां से निकलने वाली जितनी भी शिप्स हैं जो कि मेडिटेरियन सी से ब्लैक सी जाते हैं, उनका पूरा रेवेन्यू वगैरह ये लोग वसूलेंगे, और इससे मेडिटेरियन सी पे साथ साथ में ब्लैक सी पे, दोनों पे ही इन लोगों की शक्ति और ज्यादा बढ़ेगी। किसकी? टर्की की। अगली हम बात करें कि नाटो की बात कर लो, जैसे तो नाटो में है टर्की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी
अभी S-400 मिसाइल, रशिया के साथ में मिसाइल की जो डील थी वो कर ली थी, उससे यूएस गुस्सा हो गया था, तो यूएस ने F-35 जो प्लेन्स दे रहा था वो मना कर दिए थे देने से। फिर हम देखते हैं कि यूएस पे इन लोगों ने आरोप भी लगाए थे कि यूएस जो है वो टर्की में कूप करवाने की कोशिश कर रहा है, मिलिट्री कूप हो जाए, हम लोगों को उतारने की कोशिश कर रहा है वो। तो यूएस के प्रेसिडेंट्स पे आरोप भी लगाए, डोनाल्ड ट्रंप पे आरोप लगाए थे। तो ये सब चीजें दिखाता है कि टर्की, देखो यूएसए का तो कभी से दोस्त नहीं रहा, जब ओटोमन एम्पायर था तब भी दोस्त नहीं था और आज भी नहीं है जो है। अब बात की जाए भारत, तो टर्की तो भारत का दोस्त भी नहीं है, सच वाली बात बोले तो। क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान के 3 दोस्त, TMC, टर्की, मलेशिया, चाइना। तो ये तीनों दोस्त किसके हैं? ये है पाकिस्तान के। और पाकिस्तान और इंडिया के संबंध ज्यादा अच्छे हैं नहीं। तो अब बात की ना कि ये सब चीजें भी अगर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता है, तो ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे कहाँ जितने भी मुस्लिम देश थे उन सब में खलीफा का क्या था, वो एक तरीके से आधिपत्य था। वो जो बोलता था वही करते थे मुसलमान। और अगर वो आधिपत्य फिर से बढ़ता है, अगर वो कल्चर को फिर से बढ़ाते हैं, तो ये भारत के लिए और ज्यादा मुसीबतों का सबब बन जाएगा एक तरीके से बोले। अब बात ये ना, प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि एक समय था जब ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे वो सारे देश एक साथ में थे, लेकिन आज सारे देश सोवरन है। वो अपनी सोवरनिटी खो के क्यों चाहेंगे कि टर्की में मिले, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा ये भी है कि टर्की में हम लोग देखते हैं कि देखो सुल्तान रूल तो ओवर हो चुका है, इकोनॉमी फर्जाइल है उनकी। पूरे देश में देखा जाए तो बेरोजगारी फैली हुई है, पूरे देश में उतनी ज्यादा पैसा नहीं है कि ये लोग अपने इस एक्सपेंडिचर को, ये जो अलग अलग देशों की फॉरेन पॉलिसी को जो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह आधिपत्य कर रहे हैं, हर जगह हस्तक्षेप कर रहे हैं टर्की वाले, इसको ज्यादा लंबे समय तक चला सके, क्योंकि उसके लिए भी पैसा लगेगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये लोग ये कब तक कर पाते हैं। तो बस दैट्स ऑल। अगर यही था जो जानने को हमें जरूरी था कि टर्की इस समय क्या कर रहा है और कैसे अर्दोगन कोशिश कर रहे हैं कि टर्की को फिर से हम ऑटोमन एम्पायर के रूप में स्थापित कर सकें। एक नेक्स्ट एडिटोरियल है, वो आया है जो अभी हम देखते हैं, हंगर इंडेक्स आई है। हंगर इंडेक्स आया है तब से भारत में कुछ ना कुछ मचा ही है, क्योंकि 2014 के टाइम पे हंगर इंडेक्स में हम लोग 55वें नंबर पे थे, अभी 101 पे पहुंच गए हैं। तो कांग्रेस और पॉलिटिकल सिनेरियो इसका एक तरफ है, वो एक तरफ रखते हैं। हम थोड़ा बात करते हैं इसमें है क्या। तो यूएन क्या यूज करता है, जब यूएन या कोई भी संस्था जो हंगर इंडेक्स बनाती है वो क्या यूज करती है, वो लोग हिडन हंगर के जो डाटा है उसको यूज करते हैं। वो लोग यूज करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स के डाटा को, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के डाटा को। और भारत किस में नापता है अपने यहाँ की हंगर? भारत नापता है कैलोरीज में। अब देखो, अगर हम कैलोरीज में नापे ना, तो हमारे यहाँ केवल 3% बच्चे ही हैं जो कि भूखे हैं। अगर सच वाली बात बोले, केवल कैलोरीज में किनको खाना मिल रहा है, किनको कितना मिल रहा है, तो केवल 3% बच्चे ही हैं जो भूखे हैं। लेकिन अगर हम न्यूट्रिएंट्स में नापते हैं कि हाँ उनको पर्याप्त विटामिन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उनको पर्याप्त कैलोरीज, फैट्स, प्रोटीन सब मिल रहा है कि नहीं, तो हाँ उसमें हम लोग काफी पीछे हैं। उस हिसाब से हमारे 35% बच्चे भूखे हैं। प्रॉब्लम ये है। अब देखो हुआ क्या, तो अब ये डाटा जो 3% का है जो भारत सरकार आजकल दे रही है, वो दे रही है आंगनबाड़ी के डाटा के हिसाब से। उनका कहना है कि 8 करोड़ बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी में है, और मात्र 30% बच्चे ऐसे हैं जिनमें स्टंटिंग या वेस्टिंग की प्रॉब्लम है। अब डाटा को तुम झुटला भी नहीं सकते। इन लोगों का कहना ये ना कि हम ये हंगर इंडेक्स से इसके डाटा को झुटलाते हैं, हमारी सरकार ने सीधे झुटला ही दिया है, और कल से हम लोग देख रहे हैं 2 दिन से मीडिया पूरी झुटला ही जा रहा है। लेकिन ये डाटा कहाँ से लिया गया है? फाओ से लिया गया है। फाओ तो इंडिया की एजेंसी है, FAO। और उस डाटा को अगर हम लोग बात करें कि अपन कैसे जुटलाएंगे, हमारी खुद की इंडिया की एजेंसी इंडिया है। ऊपर से हम देखते हैं जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ये तो इंडिया का सर्वे है ना, ये तो किसी बाहर की कंट्री ने किया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी ये दिखाया गया था कि 17 राज्यों के जो बच्चे हैं, वो उन बच्चों में क्या आ रही है, स्टंटिंग, वेस्टिंग और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको भी हम अनदेखा तो नहीं कर सकते ना। ऐसा तो नहीं है कि डाटा झूठा है, इंडिया का भी झूठा है, ये भी झूठा है, वो भी झूठा, सभी झूठा कह दो। फिर तो यही वाली बात होगी ना कि समस्या को स्वीकार न करना समस्या को बनाए रखने के समान होता है। तो भाई ये स्वीकार न करना। दूसरा हम बात करें जैसे स्टंटिंग और वेस्टिंग, थोड़ा बात कर ले क्या है। तो स्टंटिंग देखो, वेस्टिंग तो ये है, वेस्टिंग हमेशा कुछ समय के लिए होता है। क्या बच्ची में देखते हैं हम लोग वजन की कमी आ रही है, हाल में बच्चा जैसे पैदा हुआ था, या मान लो 2-3 साल का है, 10 साल का, 15 साल का, उसमें बच्चे का जितना वेट होना चाहिए एवरेजली वो नहीं है, तो ये है वेस्टिंग, कि उसमें वजन की कमी है। तो ये ज्यादातर कुछ लिमिटेड समय के लिए देखी जाती है कि हाँ 1-2 साल से इसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स या अच्छे फूड नहीं मिल रहा। जब भी लेकिन अपन स्टंटिंग की बात करते हैं कि हाँ बौनापन, मतलब बच्चा लंबा ही नहीं हुआ, जितनी लंबाई थी वो लंबाई हो नहीं पाई,
वो ज्यादातर किन बच्चों में होती है, जिनको लंबे समय से अच्छा खाना नहीं मिल रहा हो। तो स्टंटिंग और वेस्टिंग, स्टंटिंग लंबे समय के लिए होती है, वेस्टिंग शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखी जाती है। और इस समय अगर बात की जाए तो इंडिया में स्टंटिंग के केस बढ़ रहे हैं। ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म से बच्चे हैं हमारे यहाँ जिनको 5 साल से 10 साल से वो न्यूट्रिएंट्स, वो कैलोरीज, वो डाइट नहीं मिल पा रही जो उनको मिलनी चाहिए। अब हम लोग बात करें ना इंडिया में, इंडिया में ऐसा नहीं है सरकार कर नहीं रही कुछ। इंडिया में फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम चल रहा है, पोषण अभियान चल रहा है, हम देखते हैं कई सारी स्कीम्स हैं। ये आंगनबाड़ी स्कीम्स, ये महिलाओं के लिए स्कीम, ये बच्चों के लिए स्कीम, ये स्कीम, वो स्कीम, इन सब स्कीम्स को एक साथ मिला के एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जो 50 मिनिस्ट्री चला रही है अलग अलग स्कीम, उन सबको मिला के एक शुरू किया गया था पोषण अभियान। बट उसको भी सही तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। देखो, अगर जब भी हम बात करें ना बच्चों में कमी, तो देखो डाटा किस में लिया जाता है बच्चों का, बच्चों का डाटा ज्यादातर इसमें जो है हंगर इंडेक्स में 5 साल से नीचे बच्चों का है। तो सीधी सी बात है 2016 के बाद में पैदा हुए बच्चे हैं ये। तो क्या इंडिया 2016 के बाद में गरीब देश है? नहीं, गरीब देश नहीं है। इंडिया के पास में फूड की कोई कमी नहीं है। क्या इंडिया के पास में 2007 में इकोनॉमी की कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं है। हम लोग 1947 या 1990 वाले भारत तो है नहीं है, हम लोग 2021 वाले भारत है। हम लोगों पे खाना भी है, हम लोगों पे पर्याप्त मात्रा में अन्न अनाज सब है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है सप्लाई चेन की। सप्लाई चेन कैसे होगी? सप्लाई चेन यही जो हम बात करें ना, आंगनबाड़ी ले लो, ये स्कूल का मिड डे मील ले लो, ये सब चीजें हो गई, 50 प्रकार की स्कीमें हैं, पोषण अभियान ले लो, फूड फोर्टिफिकेशन ले लो, फूड डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स को ले लो। इन प्रोग्राम्स के द्वारा ही बच्चों तक वो डाइवर्स फूड और वो न्यूट्रिएंट फूड पहुंचाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस में प्रॉब्लम आ रही है, हमें इनको मजबूत करने की जरूरत है। और ऑटोमेटिकली बच्चों में हम देखेंगे आने वाले लॉन्ग टर्म में सुधार होने लगेगा। बट अगर हम लोग केवल डाटा को झुठलाते रहेंगे, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल, तो उस समस्या को हम वैसा का वैसा ही बनाए रखेंगे, दैट्स ऑल। तो उसमें कुछ सुधार आने वाला है नहीं। तो यही था जो इस एडिटोरियल में था। और आज की बात करें अगर 18 अक्टूबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी था, दैट्स ऑल।